आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खुदी हुई गड्ढों वाली बदहाल सड़कें विदिशा शहर की पहचान बन गई है। पुराने शहर के किले अंदर नंदवाना, तिलक चौक, बड़ा बाजार की सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। सिविल लाइन क्षेत्र में दुर्गा नगर, पुलिस लाइन, रामद्वार, पूरनपुरा सहित अन्य जगहों की सड़कों का भी यही हाल है। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृहनगर की सड़कों की दास्तां सुना और दिखा रहे हैं विदिशा से हमारे संवाददाता सोनू नामदेव। अभी हम विदिशा के ऐसी जगह खड़े हैं जहां से विदिशा की पहचान है। जी हाँ, कहने को तो विदिशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विदिशा की कोई दिशा नहीं है, क्योंकि विदिशा आस लगाए बैठा है विदिशा विकास के लिए। लेकिन यहाँ देखा जाए तो शहर में कहीं भी विकास नहीं है। यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं, जो लोग गाड़ी से चलने की जगह पैदल चलने में परेशानी आती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता, मंत्री कई बार यहाँ से चुनाव लड़कर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री, सांसद और तो विदेश मंत्री तक यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विदिशा का विकास नहीं हो पाया है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो विदिशा इतना पिछड़ा हुआ शहर है और तो और विदिशा को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, इसके बावजूद भी विदिशा की कोई सुध नहीं लेता। सोनू नामदेव, इंडिया टाउन न्यूज, विदिशा। करीब 6 महीने पहले नगर पालिका विदिशा के 6 भाजपा पार्षद लगातार 47 दिन तक अपने ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहे। उनकी मांग शहर के मुख्य मार्ग को सीसी रोड बनाने की जगह डामरीकरण की थी। इसके अलावा शहर के अन्य सड़कों को भी दुरुस्त करने की मांग की गई थी। 47 दिन बाद उनकी मांगे पूरी हुई। कई जगहों पर रोड निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। वहीं टेंडर जारी होने के बाद भी कई सड़कों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। इनमें करीब आधा दर्जन ऐसी सड़कें शामिल है जिनका भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया था। बारिश का दौर प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में शहर के रहवासियों को इन्हीं खुदी हुई बदहाल सड़कों पर बारिश का समय गुजारना होगा। जगह जगह खुदी हुई सड़कों पर रोजाना वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। शहर के कांग्रेस नेता और अन्य लोगों ने जल्द से जल्द सड़कों की दशा सुधारने की मांग की है। वहीं नगर पालिका में भ्रष्टाचार के लिए गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। देखिए, विदिशा की सड़कें तो यहाँ के नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार में इतना गहन डुबा दिया है कि अब भ्रष्टाचार की चरम कास्ट निकल गई है। आज ये हालात हैं कि छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, जवान लोग गिर रहे हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल स्लिप हो रही है, पूरा शहर उधड़ा पड़ा है। भ्रष्टाचार नगर पालिका अधिकारी ने इतना और कर्मचारियों ने मिलकर किया है। इंजीनियरों ने अपना ट्रांसफर करा लिया, करोड़ों रुपए का मंजर सूद के यहाँ से ले गए और आज भी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विदिशा की सड़कों के मामले में मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होश में आए, नगर पालिका अध्यक्ष जी होश में आए और शहर को जिस तरीके से लूटा जा रहा है उसको लूटने से बंद करें, अन्यथा हम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रोडों पर आकर प्रतिदिन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। तब से विदिशा में सड़कों के संदर्भ में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। इसको लेके काफी समय से जनता को इंतजार है कि यहाँ पे कब सड़क बनेगी, कब यहाँ का विकास होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है कि जिसके वजह से कि जनता को सुविधा मिले। और जैसा कि बताया जाता है कि शासन की घोषणाओं के अनुसार कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है विदिशा की सड़कों के लिए भी जो अलॉटमेंट दिया था उसका जो है कहीं ना कहीं उपयोग सड़कों के लिए नहीं किया गया है। कुछ सड़कों का भूमि पूजन हुआ था, डामर की सड़कों का। डामर की उपलब्धता में यहाँ पर थोड़ा समय लगा, ठेकेदार ने उसमें थोड़ा डिले किया था, जिस वजह से कार्य में प्रभावित हुआ था। अभी हम सड़कों के जितने भी गड्ढे हैं उसको भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो सीसी रोड का निर्माण है वो तो अनवरत जारी है। जो डामर रोड का निर्माण था उसमें थोड़ा डिले हुआ था, उसको हम सुधार कार्य करेंगे। जो पाइपलाइन डाली गई थी सर, उस पर अभी रोड डालना तो संभव नहीं है, लेकिन उसकी टेम्परेरी व्यवस्था के बारिश में परेशानी ना हो की चढ़ना, उसका पूरा पैच रिपेयर का काम हमारे द्वारा जल्दी चालू किया। खंडवा के अटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कार्यक्रम में महापौर अमृता अमर यादव ने एक होनहार छात्रा को साइकिल भेंट कर उसका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही को भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।
खंडवा के अटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्राम नागचून निवासी एवं महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा खुशी पटेल का सम्मान किया गया। रोज लंबी दूरी तय कर स्कूल पहुंचने वाली खुशी की मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण को देखते हुए मंडल के कार्यकर्ताओं ने सहयोग राशि एकत्रित कर उसे साइकिल भेंट की। मुख्य अतिथि महापौर अमृता अमर यादव ने छात्रा को साइकिल सौंपते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षा के इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खुशी पटेल का सम्मान भी किया गया। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राही को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। एक और सरकार आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य और संदीपनी जैसे आधुनिक विद्यालयों का निर्माण कर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर खरगोन जिले के झिरनिया विकासखंड के एक गांव के सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर न करने से 84 आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मामला खरगोन जिले के आकांक्षी विकासखंड झिरनिया की ग्राम पंचायत नीमसेठी का है, जहां जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण 84 बच्चों का स्कूलों में प्रवेश अटक गया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन और हस्ताक्षर नहीं होने से बच्चों के दस्तावेज पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। सोमवार को बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे के साथ निवास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं एसडीएम से चर्चा कर शीघ्र जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद अभिभावकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई बच्चों ने कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई ग्राम नीमसेठी से पूरी की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शिवना स्थित अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेना था। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उनकी प्रोफाइल पूरी नहीं हो सकी और प्रवेश प्रक्रिया अधूरी रह गई। परिणाम स्वरूप कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेती और मजदूरी करने को मजबूर हो गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर स्कूल चले हम अभियान का औचित्य क्या है? जब सरकार हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है, तब मात्र एक दस्तावेज और प्रशासनिक प्रक्रिया की देरी के कारण 84 बच्चों का भविष्य दांव पर लगना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बड़ी समस्या ये है कि जैसे कि हमारे ना जातिनामा में मतलब कि निमंत्रण नहीं किया जा रहा। जैसे कि हमारे पूर्वजों की एक पीढ़ी नहीं, पूरी 3 की 3 पीढ़ी है, जिसमें मतलब कि बारेला नाम से मतलब वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट भी बने हैं, सभी के जाति प्रमाण पत्र और वो भी बने हैं। और अभी के समय में क्या हो रहा है कि हमारे जैसे ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इनके जाति प्रमाण पत्र जो हमारे पूर्वज हैं ना 3 पीढ़ी तक के, उनके नाम पर जैसे बारेला के बने हैं, तो वैसे नहीं बना रहे। और हमारी जो जाति है पहले की, वो जाति के मतलब अभी नहीं बना रहे। ये 2 दिन पहले मेरे पास आए थे कि हमारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो मैंने फिर एसडीएम साहब से और बीआरसी से इनसे बात करी। उन्होंने बोला कि सोमवार के दिन, एसडीएम साहब ने बोला कि सोमवार के दिन मेरे पास भिजवा देना, मैं प्रमाण पत्र बनाने की उनको बता दूंगा कि इनको वो सरपंच अब किस कारण से नहीं बना रहा है वो जाने, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। मैंने सभी अधिकारियों से बात करी। आज टीएल बैठक होने के कारण से कोई अधिकारी मिला नहीं और उनके संज्ञान में बात डाल दी थी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित सेफ क्लिक टू जीरो साइबर अपराध जागरूकता अभियान के तहत जावरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शहर थाना क्षेत्र और औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग-अलग स्थानों पर हुआ। आमजन को साइबर अपराधों से बचाव, साइबर सुरक्षा और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, ओटीपी शेयरिंग, सोशल मीडिया फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, निवेश संबंधी ठगी और अन्य साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां बताई गई। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन और साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी लोगों को बताया गया। कार्यक्रम में एसपी अमित कुमार, एएसपी विवेक कुमार लाल, सीएसपी युवराज सिंह चौहान, थाना प्रभारी दीपक मंडलोई, औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया और कालू खेड़ा थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान सहित आमजन उपस्थित रहे। सेफ क्लिक 2.0 का जो है अभियान जो है साइबर अवेयरनेस के लिए चलाया जा रहा है। लगातार हर दिन अलग अलग जो है समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज के जो लोग हैं, उन सभी को हम लोग टच कर रहे हैं
और उनको 1930 जो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक नंबर है, अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो रिफंड के लिए जो नंबर है वो हम तत्काल जो लोगों को बता रहे हैं। और मेरा निवेदन आप लोगों से भी है कि सेफ क्लिक अभियान में जो भागीदार बने और बाकी लोगों को भी जो है भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करें। 1930 साइबर सुरक्षा है और साइबर फ्रॉड के स्थिति में 1930 जो है साइबर हेल्पलाइन की जगह। रतलाम पुलिस ने भी एक लिंक जारी की, उसके द्वारा भी प्रमाणित बिल्कुल कहीं ना कहीं हम उससे QR कोड के माध्यम से हम लोग साइबर योद्धा बना रहे हैं और साइबर योद्धा के माध्यम से हम उनको लगातार समय समय पे जो है वो जानकारियां भेजते रहेंगे, जो कि हमारे पास साइबर सुरक्षा के लिए आएगी पैम्पलेट्स होता है, वीडियोज। तो ऐसे में जो है साइबर योद्धा के लिए जो है एक नया कदम है। एडिशनल एसपी साहब ने जो है ये उसमें जो है पर्सनली जो है रुचि लेकर के किया, तो मैं इनके कालूखेड़ा गोलीकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आंजना समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जावरा विश्राम गृह में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा। समाज ने पहले मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित पक्ष पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की है। कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड और गुमशुदगी प्रकरण को लेकर आंजना समाज ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। समाज का कहना है कि 25 जून को मानसिक रूप से अस्वस्थ अमृतलाल अंजना की गुमशुदा पुत्री हिमांशी की तलाश के संबंध में बातचीत के लिए समाज के कुछ लोग दिलावर सिंह के घर पहुंचे थे। इसी दौरान कथित रूप से भेरू सिंह ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जीवन, विक्रम और ऋतुराज अंजना घायल हो गए। सभी घायल अस्पताल में भर्ती है। समाज का आरोप है कि फायरिंग में घायल होने के बावजूद पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर ही हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, जबकि फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। जो दूसरा पक्ष जो लेके गया था उस विषय में हमने साहब से चर्चा की है। पूरा आंजना समाज बंधु यहाँ पे साहब के साथ इकट्ठा हुआ है। हमने निवेदन करा है कि हमारी बेटियां हमारे सुपुर्द की जाए समाज की, और उनके ऊपर जो बचे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हमें हमारे पक्ष जो पीड़ित पक्ष है, लड़की के पिताजी और भाई और सब, उनको गोली लगी है। इंदौर में 3 लोग एडमिट है, पूरी जान जोखिम में है उनकी, फिर भी उनके ऊपर FIR की गई है। थाना प्रभारी ने जानबूझकर उनको फंसाया गया है। वो उनके ऊपर जो FIR हुई है वो तत्काल समाप्त की जाए और सामने वाले जो खुले घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार की जाए। और साहब ने बोला है कि जो पीड़ित परिवार है उसके हम 1-4 का गार्ड भी लगाएंगे कि कल से उनके यहाँ कोई घटना नहीं घटे। उसमें जो है गोली चली थी और दोनों तरफ से जो है मारपीट की जो है प्रथम दृष्टया शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पे FIR की गई है। FIR के बाद आंजना समाज के जो व्यक्ति है उनका ये कहना था कि गलत FIR हुई है और जो दूसरी पार्टी है उनके कई लोग फरार चल रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कुछ भय है। तत्काल आश्वासन दिया गया, फोर्स जो है गांव में तैनात किया गया है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में SIT बनाई जा रही है। दूसरे सब डिवीजन के SDOP को इसमें विवेचक बनाया जा रहा है ताकि निष्पक्षता से जो है इसमें कार्रवाई हो सके और सभी बिंदुओं पर जो है निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है बच्ची की रिकवरी है। बच्ची की गुमशुदगी दर्ज की गई है। तत्काल हम बच्ची को रिकवर करना जो है हमारी प्रथम दृष्टया प्रायोरिटी है। हम तत्काल करके जो है अग्रिम कार्रवाई करना सोचें। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और सोशल मीडिया के उपयोगों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां प्रशासनिक बैठकों का आयोजन होता है, वहीं एक युवती द्वारा रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती ने फिल्मी गाने पर रील बनाई है। आम जनता जहां अपनी फरियाद लेकर घंटों लाइन में खड़ी रहती है, जहां जिले के बड़े बड़े अधिकारी गंभीर मुद्दों पर बैठकें करते हैं, उसी कलेक्ट्रेट कार्यालय से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासनिक सुरक्षा और मर्यादा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार के अंदर एक युवती द्वारा रील बनाई गई। युवती ने यह रील प्रिया शुक्ला नाम की इंस्टाग्राम ID से पोस्ट की है, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि युवती सभागार के अंदर कैसे पहुंची और रील कैसे बनाई, इस बात का पता नहीं लग पाया है। जैसे ही यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, अधिकारियों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले पर रीवा प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी आधिकारिक जगह का इस तरह का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अमला अब इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर वह युवती बिना किसी अनुमति के मीटिंग हॉल में कैसे दाखिल हुई, जहां कर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, ये रील आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाई गई है,
तो यदि अगर किसी के द्वारा अनऑथराइज रूप से यहाँ पे एंट्री की है और फिर जो है एक ऑफिशियल मीटिंग हॉल का यूज़ इन कारणों से किया है तो फिर ये कतई स्वीकार योग्य नहीं है। तो हम एक तो ये भी देखेंगे कि ये कैसे आए, क्यों आए और इनके पास किसी प्रकार की अनुमति थी नहीं थी, और फिर हम लोग उसमें आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। रीवा शहर की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ बदमाशों ने सोमवार की देर रात नगर के सिरमौर नगर चौराहे पर एक श्रमिक को चाकुओं से गोद डाला। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। अमैया थाना पुलिस ने घायल श्रमिक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है। आईसीयू में घायल श्रमिक का उपचार किया जा रहा है। अमैया थाना पुलिस सिरमौर चौराहे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस द्वारा मंगलवार की दोपहर तक की गई पड़ताल में ऐसी कोई फुटेज नहीं मिल पाई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि घटना सिरमौर चौराहे पर हुई है। पुलिस ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि जो हो सकता है कि बदमाशों ने कहीं और इस चाकूबाजी की होगी। बहरहाल पुलिस घायल युवक के होश में आने का इंतजार कर रही है। हाँ, सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश की गई है। अस्पताल में उसके इलाज की भी सुनिश्चितता की गई है और अभी फिलहाल हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि किन व्यक्तियों द्वारा ये घटना की गई है। सारे सिरमौर चौराहे के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में शाजापुर पुलिस की साइबर टीम एवं जिले के समस्त पुलिस थाने में बी अलर्ट एंड बी सेफ मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए MRM पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी के पीड़ितों के 47 खातों में कुल 1,16,727 रुपए रिफंड कराए गए हैं। शाजापुर पुलिस की यह पहल साइबर अपराध के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस द्वारा लगातार साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। शाजापुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि आप किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या निर्धारित पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। समय पर शिकायत दर्ज होने से ठगी की गई राशि को होल्ड कर पीड़ित को वापस दिलाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सेफ क्लिप के अंतर्गत हम लोग जो लोगों को जागरूकता तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल जो MRM जो जारी किया गया है, जो पोर्टल जारी किया गया है, उसके माध्यम से छोटी छोटी जो राशियां हैं हम लोग जो होल्ड कराते हैं वो वापस कराई जाती हैं, जिसमें कि कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जो राशि की मात्रा जो है जो थोड़ा कम रहती है उनको वापस किया जाता है। उसको भी हमने अभियान की तरह से लिया हुआ है और लगभग हमारे ज़िले में 42 केसेस थे, उसमें से लगभग 37 केसेस में राशि वापस कराई गई है और अभी 2 दिनों में 15 केसेस और हमारे पास में आए हैं, उनको भी हम लोग शीघ्र वापस कराएंगे। ये सेफ क्लिप धर्मनगरी उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को महामहोपाध्याय की मानद डी लिट उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न संकायों के मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समारोह में भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और वैदिक शिक्षा के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। उज्जैन स्थित कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास सभागार में आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा मंदिर इंदर सिंह परमार, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी,
पूर्व कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे सहित अनेक संत, शिक्षाविद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह का मुख्य आकर्षण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को महामहोपाध्याय की मानद डिलीट उपाधि से सम्मानित किया जाना रहा। वहीं संस्कृत शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विद्या वाचस्पति की मानद डिलीट उपाधि प्रदान की गई। समारोह में पीएचडी, स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। हमने दीक्षांत समारोह प्रारंभ किए हैं। पहले बहुत लंबे समय में कभी दीक्षांत समारोह होते थे, नहीं होते थे, लेकिन हमारे पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। प्रत्येक भारतीयता में और सभी विश्वविद्यालयों ने भारतीयता के साथ में दीक्षांत समारोह हमारे मध्य प्रदेश शासन के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह मंगलवार को विदिशा के अटल पार्क में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि जल बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सिंह ने अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी ली तथा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा भी की। उन्होंने अभियान में सहयोग देने वाले जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, प्रशासन एवं आम नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि जन भागीदारी से ही ऐसे अभियान सफल होते हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। आज जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के समापन का या हम कह सकते हैं विराम का अवसर है। अगले वर्ष फिर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये जल संरक्षण, पौधे का रोपण, स्वच्छता अभियान ये समाप्त न होने वाला अभियान है। ये देश की गति के साथ आगे चलाए रखने वाला, आगे बढ़ाने वाला अभियान है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आह्वान पर आज पूरा भारत, चाहे वृक्षों का एक वृक्ष माँ के नाम पौधारोपण हो, चाहे जल के संरक्षण की बात हो, प्रकृति के संरक्षण की बात हो, स्वच्छता की बात हो, पूरा देश उनके आह्वान में पीछे खड़ा है। और मध्य प्रदेश विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को व्यापकता प्रदान की। पहले अभियान कम दिनों का होता था, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा रही कि 19 मार्च से लेकर 23 जून तक अभियान इस प्रदेश में चलाया जाना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि लाखों संरचनाओं का मध्य प्रदेश के अंदर उनका जीर्णोद्धार हुआ, निर्माण हुआ, स्वच्छता अभियान चलाकर उनको ठीक करने का काम किया। इसके साथ साथ पौधारोपण का कार्यक्रम चला। एक पूर्णतः सफल, एक ऐसा कार्यक्रम जो सरकार की सफलता, सरकार के आह्वान की सफलता का प्रमाण तो है ही। दमोह जिले के तीर्थ स्थल सिद्ध क्षेत्र बांदकपुर धाम के अतिक्रमण के खिलाफ दमोह के सर्व हिंदू समाज के लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दमोह से 15 किलोमीटर दूर स्थित सिद्ध क्षेत्र भगवान शिव जी प्रसिद्ध मंदिर है, जहां देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह लाखों लोग आस्था श्रद्धा की नगरी है, जहां मध्य प्रदेश सरकार मंदिर परिसर में कॉरिडोर निर्माण करा रही है, लेकिन सर्व हिंदू समाज का कहना है कि मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमणों को हटाया जाए। इसे लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। इस वक्त दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में आज जन सुनवाई चल रही है, लेकिन जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आज जन सुनवाई में पहुंचे हैं। आखिर वो क्या है मामला, हम खुद जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये आज एकदम पूरी समाज, सर्व समाज देख रहा हूँ मैं, जन सुनवाई में किस बात से वास्ते आप यहाँ पहुंचे हैं? हमारे बांदकपुर में जो कॉरिडोर बन रहा है उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे आए थे। जो अतिक्रमण है उसको हटाया नहीं गया और काम शुरू कर दिया। ऐसा होता है कहीं? बड़ा जो है ऐसा लगता है कि दमोह में है ही नहीं कोई। 2-2, 3-3 मंत्री बनाए बैठे हम लोग यहाँ, ये पता नहीं है उनको कि भाई ये क्या से काम किया जाता है। पहले जो है उसका अतिक्रमण हटाया जाए,
जहाँ तक जो है उसको अधिग्रहण किया गया ये था। तो सरकार ने निर्णय लिया है कॉरिडोर बनाने का, तो उससे सरकार- पहले कोई जांच नहीं की उसकी? क्यों नहीं हुई? सब हुई है, पूरा बना हुआ है वहाँ। फिर अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत हो रही है कि कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी जगह है, जबकि बांदकपुर में तो ऐसे है ही नहीं कोई। जो भी आए हैं तो वो यहाँ पर। खैर ये जांच का विषय है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार जी अमर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा गया कि पूरे देश और प्रदेश से भक्त पहुंचते हैं, वहां प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए कि कोई विवाद की स्थिति ना हो और सभी श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके? मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जो प्रक्रिया राम जन्मभूमि में अपनाई गई, जो भूमिका जब महाकाल लोक बना उसमें प्रक्रिया अपनाई गई, वही यहाँ पर हमारे जागेश्वर धाम में अपनाई जाए। नियम 2 ही हैं। हमारी डिजाइन निर्धारित हो गई, हमारा जो कॉरिडोर बनना है उसकी सीमा रेखा निर्धारित हो गई। अब उसमें जहां कहीं भी अतिक्रमण आ रहे हैं तो प्रशासन उन अतिक्रमणों को हटाए। अगर किसी निजी मालकी जमीन आ रही है, मालकी भवन आ रहा है निजी किसी का, तो कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है, जिसके तहत आवश्यकता के अनुसार शासन अधिग्रहित करती है, उन्हें मुआवजा देती है। कुल मिला के कहा जाए, आज न सिर्फ एक वर्ग, एक समाज, बल्कि सर्व हिंदू समाज की आज मांग है कि बांदकपुर सिद्ध क्षेत्र के आसपास जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए। अगर किसी की जमीन आती है तो शासन प्रशासन इसके लिए बाकायदा उसको मुआवजा देकर रास्ता साफ कर सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि इतना सब देखने सुनने के बाद शासन प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। दमोह जिले के अजबधाम फतेहपुर में पिछले 57 घंटे से बिजली आपूर्ति बंद होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने हटा रजपुरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों से लगातार शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा समाधान न किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि अजबधाम में 2 दिन से बिजली व्यवस्था ठप है। तीसरे दिन भी बिजली न आने से पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। अजबधाम फतेहपुर, पौड़ी फतेहपुर, निमी, खैरी, रामदास, पिपरिया, घनश्याम, देवदरा, बरी, कनोरा, बरोदा कला सहित आसपास के अनेक गांव बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। गर्मी और उमस के कारण लोगों का जीना मुहाल है। पानी का संकट भी पैदा हो गया है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही गई, लेकिन गुस्साए ग्रामीण जमकर नारेबाजी करते रहे। सर, आज हम लोग यहाँ चक्का जाम किए हैं और ये 57 घंटे हो गए हैं जो लगातार लाइट की ये कटौती कर रहे हैं, और 57 घंटे में महज फतेहपुर से बड़ौदा तक की पेट्रोलिंग नहीं इनने की। रात भर ये पेट्रोलिंग के बहाने जाते हैं और दारू पी के खंबे के नीचे सोते हैं। कोई चखना लाता है, कोई पौवा लाता है, इस बहाने से इनकी ऐसी पेट्रोलिंग होती है। और पूरा गांव पानी से परेशान है, नन्हे नन्हे बच्चे किलप रहे हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं। तो किसी अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया चक्का जाम को लेकर? कोई आश्वासन नहीं दिया, उल्टा हम लोगों को ये धमकी दी गई है कि यदि आप लोग नहीं हटते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन मौके पे, उन लोगों ने भी कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं। इंदौर के कनारिया थाना क्षेत्र में 500 करोड़ की विवादित जमीन को लेकर पुलिस कर्मियों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 22 जून की रात डायमंड कॉलोनी में तब हुई थी जब विवाद की सूचना मिलने पर डायल 112 के आरक्षक विजय पाल सिकरवार और आशीष शर्मा मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान आरोपियों ने दोनों पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों जवान घायल हो गए थे। कनाड़िया थाना पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों की पहचान कर 4 आरोपियों मोहसिन, मोहम्मद अफजल शेख, दर्शन कचनारे और चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब उनका रिमांड लेकर यह पता लगाएगी कि हमले की साजिश किसने रची और इसमें कौन कौन शामिल था और विवादित जमीन पर कब्जे के पीछे किसका हाथ है। आप लोग फ्री हो जाओ भाई। द्वारकापुरी थाना एक 22 तारीख को एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था, जिसमें लक्की नाथ नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था। उससे ब्राउन शुगर भी जब्त हुई थी। उससे जब पूछताछ की गई थी तो उसने एक नाम बताया था, चेतन नाथ। इसकी खोज की जा रही थी। कल शाम के समय राजवाड़ा से इसको पकड़ा गया और इससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में इससे जानकारी मिली कि इसके पास भी इस तरह की सामग्री है। और जब इसके घर की तलाशी ली गई
तो 265 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई है और 22 राउंड जब्त हुए हैं। 19 लाख रुपए कैश उसके पास से जब्त हुआ है। नोट गिनने की मशीन जब्त हुई है और कुछ मात्रा में गांजा भी मिला है, लगभग 8 किलो के करीब है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है। ये अन्य किन किन व्यक्तियों को सप्लाई करता था और ये कहाँ से लाता था, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये राउंड कौन सी गन के हैं और क्या गन की भी है? गन अभी नहीं मिली है, पिस्टल के राउंड है, 22 राउंड है, जीवित राउंड है। कहाँ से लाया कुछ बताया? अभी पूछताछ इसके संबंध में जारी है। ये भी पूछताछ की जाएगी कि इसको कहाँ से ये लाया था और इसका हथियार के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। साथ में इसके पास जो कैश है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी। ये जो ब्राउन शुगर है, ये ब्राउन शुगर कहाँ से कलेक्ट करता था, कहाँ ले जाता था, किस किस को बांटता था, इस संबंध में पूछताछ। इंदौर की द्वारकापुरी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से करोड़ों के अवैध कारोबार से जुड़े सबूत, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, लाखों की नकदी और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। इंदौर की द्वारकापुरी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। 22 जून को गिरफ्तार किए गए लकीनाथ से पूछताछ के दौरान चेतन नाथ का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने राजवाड़ा क्षेत्र से मुख्य आरोपी चेतन नाथ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर की तलाशी में करीब 265 ग्राम ब्राउन शुगर, लगभग 8 किलोग्राम गांजा, नोट गिनने की मशीन, 22 जिंदा कारतूस और 19 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार कारतूस तो मिले हैं लेकिन कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह राजेंद्र नगर और धार जिले के नौगांव थाने के मामले में भी फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि नशे का सामान कहां से लाया जाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जाती थी। साथ ही पूरे तस्करी नेटवर्क और आर्थिक लेन देन की भी जांच जारी है। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक जो आरक्षक के साथ में मारपीट के प्रकरण में पुलिस थाना कनाड़िया के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा सहित जो अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उस मामले में पहचान करते हुए कनाड़िया पुलिस के द्वारा इसमें 4 आरोपी मोहसिन के सहित 3 अन्य आरोपी, कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। सर, ये आरोपी इंदौर से इत्तेफाक रखते हैं कि बाहर से भी लोग? ये आरोपी, इसमें एक आध आरोपी बाहर धार के भी रहने वाले हैं, एक चंदन नगर का है। तो सभी आरोपी मतलब ये आपस में एक साथी थे, एक दूसरे के इनके आपस में एसोसिएशन है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।